हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है अमल, शार्क एवं लवण। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देखें। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुछ अमल के उदाहरण और वो अमल किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, और कुछ शार्क के उदाहरण और वो शार्क किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। आज हम शुरू करेंगे हमारे आसपास कुछ जो प्राकृतिक सूचक होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखो बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर एक क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। इसको हम अपनी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और लिटमस पेपर, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक सूचक है। और एक कृत्रिम सूचक भी बताया था मैंने आपको, फिनोप्थेलिन। ठीक है, तो लिटमस पेपर देखो, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है लिटमस है। ठीक है, जो सामान्य तौर पर हर चीज़ का, किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को पता लगाने के लिए जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला सूचक है वो लिटमस है। ठीक है, लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब लाइकेन देखो क्या होते हैं, जब कवक और फंजाई दोनों मिलकर सहजीवी संबंध बनाते हैं। कवक और फंजाई दोनों मिलकर सहजीवी संबंध बनाते हैं। दोनों की ज़िंदगी जो होती है, लाइफ जो होती है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। कवक को खाना देती है फंजाई, और फिर वो एक दूसरे को खाना और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे को। फिर दोनों मिलकर एक जीवन संभव बना पाती है, जिसको क्या कहते हैं हम, सहजीवी संबंध। और ये क्या, दोनों मिलकर क्या बनाती है, लाइकन्स। तो जो लिटमस पेपर है वो बेसिकली कहाँ से आता है, कहाँ से वो लिया जाता है, वो लाइकन से प्राप्त किया जाता है। तो अब देखो लिटमस पेपर जो होते हैं वो बेसिकली दो कलर के होते हैं, रेड और ब्लू। अब देखो जो लिटमस पेपर होता है वो ऐसी पतली सी बुक सी होती है, छोटी सी, उसके अंदर कलर शीट्स होती हैं, रेड और ब्लू में होती हैं ये, और इतनी पतली पतली शीट्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो लिटमस पतली सी लिटमस पट्टियों के रूप में होता है। ये दोनों रंगों में मुख्य होता है, मुख्यतः लाल और नीला। जो दो लिटमस होता है वो पतली पतली पेपर की शीट्स होती हैं, बहुत पतली पतली, वैसा होता है, और दो रंगों में आता है, लाल और नीले रंग में। ठीक है, अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और शार्क जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखो हमने दो सॉल्यूशन लिए, यहाँ पर दो सॉल्यूशन लिए। हमें नहीं पता कि इस बीकर के अंदर अमल है या क्षार है। हमें इसका भी नहीं पता कि इसके अंदर अमल है या क्षार है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर बारी बारी से पहले लाल लिटमस पेपर डाल के देखेंगे, फिर नीला लिटमस पेपर डाल के देखेंगे। इसमें भी पहले लाल लिटमस पेपर डाल के देखेंगे, फिर नीला लिटमस पेपर डाल के देखेंगे। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा। फिर देखो अगर हमने इसके अंदर लाल लिटमस पेपर डाला पहले और उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो कोई परिवर्तन नहीं आया तो हमें पता चल गया ये अमल है। फिर हम इसके अंदर नीला लिटमस पेपर डाल के देखेंगे, नीला लिटमस पेपर डाल के देखेंगे, और यदि इसके अंदर अमल है, हमें लाल लिटमस पेपर डाल के देखा तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हमें पता करना है कि ये अमल है, तो हम इसके अंदर नीले लिटमस पेपर डाल के देखेंगे। फिर क्या होगा, नीले लिटमस पेपर का जो रंग है वो नीले से लाल रंग में बदल जाएगा। हमने नीले रंग का लिटमस पेपर डाला और वो इसके अंदर डालने के बाद लाल रंग में बदल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो, उसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय है, यानी कि इसके अंदर अम्ल प्रेजेंट है। और ऐसे ही सेम करेंगे, पहले नीला लिटमस पेपर डाल के देखेंगे, नीला लिटमस पेपर डाल के देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। बारी बारी से डाल के देखेंगे, जिससे रंग चेंज हो जाएगा उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नीला लिटमस पेपर डाल के देखा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर लाल लिटमस पेपर डाल के देखा तो लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल गया, तो हमें पता चला कि हाँ ये क्षार है, इसके अंदर क्या है, क्षार है। क्योंकि क्षार ही क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। हमने पढ़ा है कि जो अमल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो शार्क होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो इसके लिए हमें बारी बारी से दोनों कलर के लिटमस पेपर डाल के देखने पड़ेंगे, और हमें पता होना चाहिए कि कौन से रंग का लिटमस पेपर क्या होने पर लाल या नीला होगा, अमल या क्षार होने पर लाल होगा या नीला होगा। ठीक है, तो देखो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ये मेरी नहीं है, मैं पहले बता दूँ, मैंने बस कहीं से देखी है। ठीक है, अब देखो इसके केस में याद करेंगे हम अनिल, अमल को हम अमल के केस में हम एक वर्ड नाम याद करेंगे अनिल, और शार्क के केस में हम एक नाम याद करेंगे शालिनी। अ से अमल, अ से अनिल, शा से शार्क और शा से शालिनी। यहाँ पर शार्क को क्षत्रिय वाला, यहाँ शा से शलगम वाला है, पर एज अ ट्रिक हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अ से क्या होता है, अमल,
ना से नीला, ला से लाल। अब देखो ट्रिक क्या है, अम्ल जो होते हैं वो लाल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये हो गई हमारी ट्रिक। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। जिस चीज़ के अंदर अम्ल होगा वो चीज़ लाल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तब्दील कर देगी, बदल देगी। अब देखो शार्क के केस में, शा से शार्क, ली से लाल और नी से नीला। जिस सॉल्यूशन के अंदर जिस चीज़ के अंदर शार्क होगा वह लाल लिटमस पेपर को नीले रंग के लिटमस पेपर में बदल देंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी। अगर आपको वैसे याद हो जाता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और शार्क जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे ये एडिशनल है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखो उदासीन विलयन क्या होता है। ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं करते, क्योंकि हमने ऐसे विलयन, कुछ ऐसे भी विलयन हो सकते हैं ना कि जी हम उसमें लाल लिटमस पेपर डाल के देखें तब भी उसके रंग, लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन आए, नीला लिटमस पेपर डाल के देखें तब भी उसके रंग में कोई परिवर्तन आए, तो हम ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे उदासीन विलयन, जो कि क्या करते हैं ना नीले रंग के लिटमस पेपर में कोई बदलाव करते हैं, ना लाल रंग के लिटमस पेपर में कोई बदलाव करते हैं, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, उदासीन विलयन, ठीक है। और ऐसे जो विलयन होते हैं, इन विलयनों में जो पदार्थ होता है उनकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है ना क्षारकीय होती है, यानी कि ना तो उसके अंदर अम्ल मौजूद होता है ना क्षार। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसी से उदासीन विलयन से ही जुड़ी हुई है हल्की सी। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वेरी सिंपल, बस बहुत ही ज़्यादा आसान परिभाषा है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखो अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे, मान लो हमने हमारे पास बीकर थी, हमने एक में अम्ल लिया एक में क्षार लिया, दोनों अम्ल और क्षार को एक में ही मिला दिया। अब वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, नमक, यानी कि लवण और जल, और कुछ ऊष्मा निकलेगी। अब इसी को हम समझते हैं अभिक्रिया के द्वारा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल और क्षार को हमने मिलाया, उसके बाद उन दोनों ने मिलकर क्या किया, लवण और जल बना दिया, और थोड़ी सी उसमें से ऊष्मा भी निकली। तो देखो अम्ल जमा क्षार, अम्ल और क्षार ने मिलकर क्या बनाया, लवण यानी कि नमक और जल, और कुछ ऊष्मा भी निकली उसमें से। अम्ल का उदाहरण हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसका सूत्र है, और क्षार के लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो H होता है उसको पहले पढ़ते हैं, जो O होता है उसको बाद में पढ़ते हैं। ऑक्साइड से हाइड्रो पहले पढ़ेंगे, ऑक्साइड बाद में पढ़ेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये अम्ल का उदाहरण है, ये क्षार का उदाहरण। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड और जल H2O, और कुछ मात्रा में उसमें ऊष्मा निकली। तो ये हो गई हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। अब आगे चलते हैं। अब देखो सूचक क्या होते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। किसी पदार्थ की अम्लता व क्षारीयता को पता लगाने के लिए जिन रंजकों का उपयोग होता है उसे सूचक कहते हैं। और जो सूचक होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अम्ल होते हैं ना, अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। उसी तरीके से सूचक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण जैसे कि हैं लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, और संश्लेषित सूचक के उदाहरण है फिनोफ्थैलिन और मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन और मेथिल ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद देखो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण, जो हम हमारी डेली लाइफ में जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसके क्या एग्जांपल्स हैं उसको देख लेते हैं। अब देखो अपाचन क्या होता है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन के पाचन में जरूरी भूमिका निभाता है। कभी कभी अब आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, इसे बहुत कष्ट होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा एक प्रति अम्ल लेते हैं, यानी कि एंटी एसिड लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। अब देखो हमने पढ़ा है, हमने क्लास 7 के चैप्टर 2 में पढ़ा है कि मनुष्य में पोषण, तो जो हमारा आमाशय होता है उसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन के पाचन में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में या जो आमाशय होता है उसमें जलन होती है, हमारे पेट में दर्द होने लगता है। तो उसके अमल क्यों हो रहा है वो, क्योंकि हमारे
अमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। अब अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम उसके अंदर थोड़ा सा शार्क मिला देंगे ताकि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाए और वो अम्ल का इफेक्ट को क्षार जो है वो ख़त्म कर दे और उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे पेट के अंदर हो जाए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम पीछे पढ़ के आए, उसमें क्या होता है, अम्ल और क्षारक मिलकर जल और लवण बनाते हैं और थोड़ी सी उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय में था उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमने एक एंटी एसिड गोली ली, जैसे कि प्रति अम्ल या कुछ पाउडर लिया जो कि हम बेसिक कॉमनली कहते हैं इनो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि एक अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है और जो होता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है और जो पेट दर्द होता है वो बंद हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और लवण, मतलब यानी कि जल, नमक बनाया और जल और थोड़ी सी उसमें से ऊष्मा निकली। अब देखो चींटी का डंक, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जिसके और जब चींटी हमें काटती है तो क्या करती है, अपने डंक में से जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर छोड़ जाती है और फिर हमारी स्किन में जलन होती रहती है और दर्द होता है। ठीक है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि उसके डंक में क्या है, एक तरीके का एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, जिसका स्पेसिफिक नाम दे रखा है फॉर्मिक एसिड। एक तरीके का एसिड है, उस एसिड के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम कोई ना कोई उसके अंदर शार्क मिलाएंगे। तो शार्क हम मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सूत्र है इसका NaHCO3, इसका उपयोग करेंगे। और एक और भी दे रखा था वो मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसमें देख लो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम उपयोग करेंगे जो कि खाने का सोडा जो कि पकौड़े और भटूरे वगैरह बनाने के लिए कॉमनली घर पे यूज़ किया जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर भी एक तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और जो चींटी के डंक का जो प्रभाव था उसको शार्क, जो अम्ल था वो उसके प्रभाव को शार्क कम कर देगा और इस तरीके से जो जलन से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब देखो मृदा उपचार, इन टॉपिक्स के अंदर हम बेसिकली किसी ना किसी तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया को ही पढ़ेंगे अलग अलग मैनर में। एक बात तो आप पहले जान लो। ठीक है, अब रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग से मृदा में अम्लीयता अगर हम ज़्यादा सारे रासायनिक केमिकल जो उर्वरक होते हैं, खाद वगैरह होती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इनका वो हो रहा है डेवलपमेंट, तो उससे क्या होगा, मिट्टी जो है उसकी अम्लीयता यानी कि एसिडिक नेचर जो है मिट्टी का वो बढ़ जाएगा, उसमें अम्ल बढ़ जाएगा मिट्टी के अंदर। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो तो फसलें अच्छी नहीं होती ऐसा। और फिर क्या होगा, अगर ज़्यादा अम्ल हो गया तो भी फसलें अच्छी नहीं होंगी, ज़्यादा क्षार हो गया तब भी फसलें अच्छी नहीं होंगी। जब मृदा अम्लीय हो तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जैसे शार्क मिलाने चाहिए। यदि मृदा के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ गई हो तो उसके अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए उसके अंदर एक शार्क मिलाएंगे जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो जब मृदा क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाने चाहिए, जैसे जैव पदार्थ मृदा में अम्ल मिलाने का काम करते हैं, क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। देखो यदि मृदा के अंदर अम्ल बढ़ गया तो उसके अंदर हम शार्क मिलाएंगे, और यदि मृदा के अंदर शार्क की मात्रा बढ़ गई है तो उसके अंदर हम जैव पदार्थ यानी कि खाद वगैरह जो गोबर की खाद होती है ऐसी कुछ खादें मिलाएंगे, ताकि क्या हो, उसके अंदर जो है वो जीवाणु जो हैं, जैव पदार्थ जो हैं वो मृदा के अंदर अम्ल को मिलाने में सहायता करें, ताकि जो क्षार का प्रभाव बढ़ा है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ भी क्या होगा, एक तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब उसके देखो कारखानों का अपशिष्ट, जो कारखानों में होता है वो जो देखो कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट में अम्ल मिक्स होता है। जो अपशिष्ट या वेस्ट निकलता है कारखानों से उसमें क्या होता है, एसिड होता है। अम्ल युक्त अपशिष्ट सीधा जलाशय में बहाने से जलीय जीवों का जीवन नष्ट हो रहा है। अतः कारखानों से अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाना चाहिए। जो कारखानों से, फैक्ट्री से जो अपशिष्ट वेस्ट निकलता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड डायरेक्ट ऐसे नदी तालाबों में जाएगा तो वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उनके इफेक्ट को कम करने के लिए उसके अंदर पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाने चाहिए ताकि वो उदासीन हो जाए, उसके बाद उनको जलों को उसके अंदर छोड़ना चाहिए, तो फिर क्या होगा उनको कम नुकसान होगा। अब देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है। वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर वर्षा के जल में अम्ल ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा के जल में अम्ल वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों से आता है।
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा का जल है उसके अंदर जो है अम्ल कहाँ से आया, अम्ल किसी ने जाके मिलाया क्या बारिश के पानी में? नहीं। तो जो हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, पर हैं तो ना, वो ही गैसें क्या करती हैं वायुमंडल से जाकर उन पानी की बूंदों में या पानी में जाकर मिल जाती हैं। और क्या है, ये प्रदूषकों के रूप में मौजूद है, यानी कि यूज़फुल नहीं हमारे लिए, वेस्ट है। CO2 क्या यूज़फुल है हमारे लिए? वेस्ट है हमारे लिए, पेड़ों के लिए यूज़फुल है। तो ये सब ऐसे एनवायरनमेंट में वायुमंडल में प्रेजेंट है और जाके ये पानी वर्षा के जल में घुल जाती हैं और क्या करती हैं फिर कार्बनिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा? कार्बनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड से बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनेगा नाइट्रिक अम्ल। ये सब अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा तो वायु के जल में अम्ल कहाँ से आया? वर्षा के जल से। वर्षा के जल में अम्ल कहाँ से आया? जो वायुमंडल में हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड थी, इन सब जाके मिला हमें क्या अम्ल पानी में जाके मिला, फिर वही पानी धरती पर आएगा और किस रूप में आएगा? अम्ल वर्षा के रूप में, एसिड रेन के रूप में, ठीक है। और जो ये अम्लीय वर्षा होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, इमारतों के लिए, पौधों के लिए, जंतुओं के लिए। एलर्जी वगैरह कितनी कॉज करता है ये जो एसिड रेन होता है। और इमारतें जैसे कि ताजमहल वगैरह इसकी वजह से पीले पड़ रहे हैं, इफेक्ट पड़ रहा है और जीव जंतु और पेड़ पौधों पे तो देखने को मिल ही रहा है। तो चैप्टर हुआ ख़त्म। मिलते हैं क्लास 7 के एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।